कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस द्वितीय अध्याय में हम एसिटिक एनहाइड्राइड का अध्ययन करेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों के जल अपघटन के द्वारा बनता है, अर्थात दो कार्बोक्सिलिक अम्लों में से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH समूह के विलोपन द्वारा एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इसको बनाने की विधि, यदि हम एसिटिक एसिड की क्रिया P2O5 की उपस्थिति में कराएं और इसे गर्म करें तो एक जल के अणु विलोपन द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। एसिल क्लोराइड से, जैसा कि हमने अपने पूर्व अध्याय में देखा कि यदि हम एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से कराएं तो NaCl के अणु के विलोपन के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। कीटीन से, कीटीन की अभिक्रिया यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक एसिड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कीटीन के साथ डी बंध पर हाइड्रोजन जुड़ता है और एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। एसिटिलीन से, यदि हम एसिटिलीन की क्रिया एसिटिक एसिड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक CH2 डबल बॉन्ड CHO COCH3 बनता है, जो कि पुनः एक अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के योग से एक योगात्मक अभिक्रिया देता है, जिसे गर्म करने पर हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसके भौतिक गुण, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त द्रव के रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार एसिल क्लोराइड भी एक द्रव्य है, यह जल में विलय नहीं होता परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके जल अपघटन से हमें इसके मूल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण का पता लगता है। जब भी हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल या जिसके आधार पर इस प्रकार के एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हुआ था वो पुनः प्राप्त होता है। PCl5 से क्रिया, यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमें एसिल क्लोराइड और PFCl3 प्राप्त होता है। अमोनिया से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब अमोनिया से कराते हैं तो दो अणु अमोनिया के भाग लेते हैं और जल का अणु विलोपन के द्वारा एसिटिक एमाइड या एमाइड व्युत्पन्न प्राप्त होता है। एल्कोहल से, यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल से करा दें तो हम देखते हैं कि हमें एक एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर से, जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया डाई एथिल ईथर से कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें दो अणु एस्टर के प्राप्त होते हैं। N2O5 से, यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया N2O5 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि बंध के विदलन द्वारा एसिटिल नाइट्रेट प्राप्त होता है, अर्थात हमें NO2 समूह का यौगिक बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अन्य कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न में जिस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है उसी प्रकार एसिटिक एनहाइड्राइड भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाते हैं और हमें एसीटोट फिनोन प्राप्त होते हैं। अपचयन द्वारा, यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो 8 हाइड्रोजन के अणु की आवश्यकता होती है और हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसिटाल्डिहाइड के साथ इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराने पर एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और एथिलीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। एसिटिलीकरण, यदि हम फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो हम देखते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राथमिक एमीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर हम देखते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और N-एल्कीन एसिटामाइड प्राप्त होता है। एसिटामाइड, तीसरे प्रकार का कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न जो हमारे अध्याय में है वो है एसिटिक एमाइड। एसिटिक एमाइड अन्य कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न से सबसे कम क्रियाशील होता है, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसको बनाने की विधि में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल की क्रिया यदि हम अमोनिया से कराते हैं और उसको गर्म करते हैं तो जल का अणु का विलोपन होता है और हमें एसिटामाइड प्राप्त होता है।
एसिल क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर पुनः HCl का विलोपन होता है और एसिटामाइड प्राप्त होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी एसिटामाइड बनाए जाते हैं। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया यदि हम अमोनिया से कराएं तो जल का विलोपन के 2 अणु एसिटिक अमाइड के बनते हैं। एसिटिक एसिड व यूरिया की क्रिया से, यदि हम एसिटिक एसिड और यूरिया की क्रिया आपस में कराएं तो हम देखते हैं कि एक CO2 गैस का विलोपन होता है और अमोनिया निकलती है और एसिटामाइड का निर्माण होता है। अन्य यौगिकों की तरह इसके भौतिक गुण का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक रंगीन क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में यह गंधहीन होता है, परंतु अशुद्ध अवस्था में इसमें सड़े चूहे के समान दुर्गंध आती है। यह जल में विलय नहीं है, परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसके रासायनिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि इसका हम जल अपघटन करें तो जल अपघटन पर मूल कार्बोक्सिलिक अम्लों का प्राप्त होता है। यदि हम एसिटामाइड का जल से क्रिया कराते हैं तो अमोनिया निकलती है उदासीन माध्यम में और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यदि हम किसी अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करें तो हम देखते हैं कि हमें NH4Cl प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार क्षारीय माध्यम में भी हम देखते हैं कि क्षारीय माध्यम में क्षार से बने लवण प्राप्त होते हैं और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। एसिटामाइड के अपचयन करने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का उपयोग किया जाता है और 4 हाइड्रोजन मिलकर इसका अपचयन करते हैं और जल का अणु विलोपित होकर प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन का निर्माण करते हैं। इसका तापीय अपघटन यदि हम कराएं तो तापीय अपघटन P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर हम देखते हैं कि जल के अणु का विलोपन होता है और हमें मेथिल साइनाइड या ये एसिटामाइड साइनाइड यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। PCl5 से क्रिया, यदि हम PCl5 से इसकी क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि 2 जेम डाइहेलाइड यौगिक प्राप्त होते हैं जो कि HCl का विलोपन करके पुनः साइनाइड यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में यदि एसिटामाइड की क्रिया KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराई जाए किसी क्षार के उपस्थिति में तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में 1 एमीन का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है। अतः इसे हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यह एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन और क्षार की उपस्थिति में कराने पर RNH2 + KBr + K2CO3 बनता है। जब इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम ब्रोमीन HBr के रूप में विलोपित होती है और एक एसिटामाइड पर ब्रोमीन का योग हो जाता है जो कि क्षारीय माध्यम में अपचयित होकर जल का अणु विलोपित करता है और जो कि पुनर्विन्यास या नाइट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि नाइट्रीन पुनर्विन्यास में परिवर्तित होकर आइसोसाइनेट बनाती है और जिसका KOH क्षार की उपस्थिति में 1 डिग्री एमीन में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, यदि हम एसिटामाइड की क्रिया HNO2 से कराएं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, जल का अणु में निकलता है और एक मूल कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे अम्ल हैं जो कि हमारे सिलेबस में है और उनका एक अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिए हैं। इसमें पहला अम्ल है मैलिक अम्ल। ये कच्चे फलों सेब, अंगूर, केले, बेर, नाशपाती आदि में पाया जाता है। सर्वप्रथम ये कच्चे सेब से ही प्राप्त किया गया था, इसी कारण इसका नाम मैलिक पड़ा, जिसे लैटिन भाषा में सेब कहा जाता है। लवण के रूप में यह तंबाकू, चेरी आदि में भी पाया जाता है। इनको बनाने की सामान्य विधियाँ, उच्च दाब पर मैलिक अम्ल व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने से यह संश्लेषित किया जाता है। चूँकि इनके नाम में समानता है, अतः हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैलिक अम्ल एक असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करने पर मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है।
प्रयोगशाला में बनाने के लिए ब्रोमोसक्सनिक अम्ल को नम्न सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि मैलेइक अम्ल का निर्माण होता है। ये दो प्रकार का होता है, D+ मैलेइक अम्ल और L- मैलेइक अम्ल। ये दोनों रूप प्रकाशीय सक्रियता दर्शाते हैं तथा एक दूसरे के दर्पण प्रतिद्वंद्व होते हैं। जब भी हम इनका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं और एक OH समूह होता है और हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। रेसिमिक तथा DL मिश्रण जो कि ध्रुवण ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, उपयुक्त दोनों संश्लेषण विधियों में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं और किसी एक रूप को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों द्वारा का उपयोग किया जाता है। यदि हम एस्पार्टिक अम्ल की क्रिया HNO2 से कराएं तो हमें D+ मैलेइक अम्ल प्राप्त होता है और यदि हम टार्ट्रिक अम्ल की क्रिया सावधानीपूर्वक HI की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो भी हमें D+ मैलेइक अम्ल प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोतों से L मैलेइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ऐशबेरियों के रस के दूध या चूने के साथ उबाल कर कैल्शियम मैलेट बनाया जाता है और कैल्शियम मैलेट का जब H2SO4 के साथ अवक्षेपित किया जाता है तो हमें L- मैलेइक या L मैलेइक अम्ल प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण, सावधानीपूर्वक ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनता है जिसमें चलावयता पाई जाती है। यदि हम मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण आयरन की उपस्थिति पर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कीटो और इनोल रूप प्राप्त होते हैं। क्रोमिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ यह मैलोनिक अम्ल बनता है। यदि हम मैलिक अम्ल की जब इसके रासायनिक अध्ययन गुणों का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मैलेइक अम्ल का पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मैलेइक अम्ल डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। 2 कार्बोक्सिलिक समूह व एक हाइड्रोक्सिक समूह होने के कारण वह हाइड्रोक्सी समूह अल्फा स्थिति पर होता है जबकि दूसरा समूह बीटा स्थिति पर होता है। अतः ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल भी है और बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल, किंतु गर्म करने पर यह बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अर्थात गर्म करने पर यह जल का एक अणु खोकर असंतृप्त अम्ल बनाता है। मैलेइक अम्ल से बना हुआ असंतृप्त अम्ल 2 ज्यामितीय संभाव्यता रूपों में पाया जाता है, मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल। चूँकि मैलेइक अम्ल स्वयं एक अणु जल का खोकर मैलेइक एनाइड्राइड बना लेता है, अतः मैलिक अम्ल गर्म करने पर फ्यूमेरिक अम्ल व मैलेइक एनाइड्राइड का मिश्रण बनाता है। यदि हम फ्यूमेरिक अम्ल को देखें तो एक असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। उसी प्रकार मैलिक अम्ल का जल अपघटन कराने पर हमें फ्यूमेरिक अम्ल और यदि हम इसका जल अपघटन कराएं तो हमें मैलेइक, अर्थात दोनों प्रकार के मैलेइक और फ्यूमेरिक दोनों प्रकार के हम अम्ल हमें प्राप्त होते हैं जो कि आपस में ज्यामितीय समावयी हैं। यदि हम मैलिक अम्ल का पुनः जल अपघटन कराएं तो मैलिक एनाइड्राइड प्राप्त होता है। इसके HI के साथ अपचयन कराने पर यह सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।